एक प्रिंसिपल है अकाउंट्स में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल, उसके बारे में जानेंगे। फिर हमारा एक लास्ट प्रिंसिपल बचेगा, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, उसको खत्म कर लेंगे। तो कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब है, पहले तो ये जो प्रिंसिपल है ये फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है, ये आप जान लें। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स जो आप बोले। कॉस्ट का मतलब यहां पर है कि वो पैसा जो आपने चुकाया होगा असेट के एक्विजिशन के टाइम पे। किसी भी असेट को एक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए जो आपने रिसोर्सेज दिए होंगे, जो आपने पैसे चुकाए होंगे, उसे आप कह रहे हो कॉस्ट। अब पॉइंट ये आता कि इसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों है, क्यों हम इसे हिस्टोरिकल भी कह रहे हैं। देखिए, आपने 2019 में कोई एसेट परचेज किया, फॉर ₹10 लाख। फिर 2020 आया, 2021। तो 2021 में 31 मार्च को आप अगर असेट का जिक्र कर रहे हैं, जितने भी रुपए की वैल्यू है यहाँ पर, तो आप यही तो कहेंगे कि ये असेट मैंने 2 साल पहले इतने का परचेज किया था। तो जब भी आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उस असेट के कॉस्ट के बारे में बताएंगे तो हिस्ट्री में ही तो जाएंगे आप। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि पहले के बारे में बताता है ये। अब हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें हमेशा असेट को कॉस्ट पे शो करना चाहिए, कॉस्ट पे शो करना चाहिए, ये लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हमने कोई एसेट 10 लाख रुपए का परचेज किया था तो हर साल उसे 10 लाख रुपए का ही दिखाते रहेंगे। जब भी कोई एसेट हम परचेज करते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल यूज करते करते उसकी वैल्यू उतनी ही कभी नहीं रह जाती है। हर साल यूज करने के कारण उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। लेट हमने जो 10 लाख रुपीस का असेट परचेज किया, उसकी हमने एस्टिमेटेड लाइफ जो मानी थी वो 10 ईयर्स मानी थी हमने, मान लो। तो 10 लाख रुपए की कॉस्ट को हम 10 साल में डिवाइड करेंगे, तो हर साल सपोज हम 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अगले साल के लिए 9 लाख रुपए वैल्यू रह जाएगी, फिर उस साल 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का, फिर उससे अगले साल 8 लाख रुपए वैल्यू रह जाएगी, फिर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये तब तक चलेगा जब तक हमने एस्टिमेटेड लाइफ उस एसेट की मानी है। तो ये कॉन्सेप्ट ये तो कतई नहीं कह रहा है कि आपको बुक वैल्यू पे शो नहीं करना है। हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू पे तो आप पहुंच ही रहे हैं, बस बेस तो कॉस्ट ही है ना। ये प्रिंसिपल कह रहा है कि आप डेप्रिसिएशन को तो कंसीडर करिए, बट
इग्नोर्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिए। डेप्रिसिएशन तो लगेगा अगर एसेट हर साल यूज हो रहा है आपके बिजनेस में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 लाख रुपए का ही रहेगा हमेशा, डाउन तो होगी उसकी वैल्यू। बट यहाँ पे जो मना किया जा रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, वो मार्केट वैल्यू के लिए मना किया जा रहा है। सपोज जब हम 7 लाख रुपीज पे पहुंचे डेप लगा लगा के 3 साल बाद, तो हम अगर अपने असेट की मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं, लेट मार्केट वैल्यू उसकी उस टाइम पे 10.5 लाख रुपए है, तो क्या हम उसे 10.5 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं, ये कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप अपना डेप्रिसिएशन लगा लगा के ऐसे ही चलते रहेंगे, मार्केट वैल्यू आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पे एसेट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। सिर्फ असेट को अगर आप रिकॉर्ड कर देते हो 10.5 लाख रुपए पे 3,50,000 रुपए बढ़ाकर, तो यही 3,50,000 रुपए आपको कहीं और भी दिखाने होंगे। डबल एंट्री सिस्टम तभी फॉलो होगा, कहाँ दिखाएंगे आप? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो कॉस्ट आई थी एसेट की, उसी को बेस लेकर के ही हर साल हम चलेंगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। हम मार्केट वैल्यू पे कभी शो नहीं करेंगे एसेट को। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब लास्ट हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। हम अकाउंटेंसी में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं? दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ट्रांजैक्शन ही उनको कहते हैं जो मनी में मेजर कर सकते हो हम। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर करके हमने अपना एक रिजल्ट तैयार किया या रिकॉर्ड मेंटेन किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मेंटेन किए हुए रिकॉर्ड में कुछ फेक आइटम्स हों, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता हमने कोई गलत खर्चे या इनकम रिकॉर्ड कर दिए हो। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास अपनी रिकॉर्ड की हुई हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना चाहिए, जिसे आप वेरीफाई करा सको कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, सही है, ये रिकॉर्ड कुछ भी फेक नहीं है। जब भी हमारे अकाउंट्स की ऑडिट होती है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये ऑडिट क्या होती है सर? तो ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने को आप ऑडिट कहते हैं। जो ऑडिट करने वाला होता है उस
पार्टी को हम कहते हैं ऑडिटर, उस बंदे को कहते हैं ऑडिटर। जो कोई बाहर का बंदा होता है, आपके बिजनेस के अंदर का ही बंदा नहीं होता। आपके बिजनेस के अंदर का ही बंदा क्या एग्जामिन करेगा बुक्स को, बनाई तो उसने ही है, तो अपनी ही चीज़ों में गलतियां थोड़ी बता देगा वो। इसलिए ऑडिट करने हमेशा कोई बाहर का बंदा आता है। अब वो बाहर वाला जो बंदा है एज एन ऑडिटर जो आया है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, वो किसी भी ट्रांजेक्शन पे डाउट निकाल सकता है और आपके प्रूफ आपसे डिमांड कर सकता है। तो वो अगर आपके पास हर ट्रांजेक्शन का प्रूफ है तो आप कह पाएंगे कि आपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपनी तैयार की है वो ऑथेंटिक है, उससे आप रिलाई कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमारा यही कहता है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, मेंटेन करा है रिकॉर्ड, जब भी ऑडिटर आए, ऑडिट हो आपकी, कोई भी डॉक्यूमेंट वो डिमांड करे ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए कि ये फेक है या रियल है, तो आपके पास हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस या प्रूफ अपना होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई किया जा सके कि सारा रिकॉर्ड प्रॉपरली सिस्टमेटिक मैनर में और ऑथेंटिक वे में बनाया गया है, कुछ भी जाली इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपना कई पार्ट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जिसको हमने आज ख़त्म कर लिया है। अगर आपने हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि कई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाली बातें आपस में भी लिंक करती हैं। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए हमने कहा कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट जैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और मटीरियलिटी प्रिंसिपल को हमने आपस में लिंक कर दिया कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसी तरह आप कई प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि एक में जो बातें बताई जा रही हैं या एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो किसी ना किसी दूसरे प्रिंसिपल के अंदर भी लिंक कर रहा है। तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस देखें अगर आपको चैप्टर कंप्लीटली क्लियर और कवर करना है तो। हमने अपना 4 से 5 पार्ट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसीलिए हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया, नहीं तो 1 या 2 पार्ट में भी हम कंप्लीट कर सकते थे। थैंक यू।